हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। घर में बने रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टडी करते रहिए। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 की टेस्ट ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़। टेस्ट ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़ जिसमें हम एप्टीट्यूड टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट को मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। इससे पहले का जो लेक्चर हो चुका है उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट हो रही है तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे नंबर पे सेंड करते रहिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट पे। यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें, पहले तो ये देखिए कि एप्टीट्यूड क्या है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर पर्सन में, जिसका मूल कारण है आपका एप्टीट्यूड। क्योंकि सबकी अभियोग्यता एक दूसरे से अलग होती है, सबकी अभिक्षमता एक दूसरे से अलग होती है और इसी से हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है। ये जो आपकी अभिक्षमता है एक ऐसी स्थिति या विशेषताओं का समूह है, एक ऐसी स्थिति या विशेषताओं का समूह है जो ये बताता है कि व्यक्ति किस विशेष ज्ञान या योग्यता से परिपूर्ण है। यानी व्यक्ति के अंदर कौन सी विशेषता है, व्यक्ति के अंदर कौन सी विशेष ज्ञान है जो उस व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर एक ही जैसा ज्ञान नहीं होगा, हर व्यक्ति के अंदर एक ही जैसी योग्यता नहीं होगी। जैसे भाषा में बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ हो बनने की, या इलेक्ट्रीशियन है, तो हर किसी व्यक्ति की जो रुचियां होती हैं अलग होता है, उसी के आधार पर उसकी योग्यता भी अलग होती है। ये अभियोग्यता जो है आपकी, अभिक्षमता जो है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये अमूर्त है। ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, ये अमूर्त है। और आज ये अभिक्षमता निर्देश जो है वो भविष्य की ओर देता है, क्योंकि ये विभिन्न क्षमताओं का एक प्रतीक होता है। या हम ये भी नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता ही नहीं है, ये किसी कार्य को करने से संबंधित भाव को व्यक्त करती है। ये जन्मजात भी हो सकती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ क्षमताएं होती हैं और उन्हें कुछ सोसाइटी से एक्वायर करके उसे और ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये जानिए कि बालक के विकास के लिए और व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता में जो भी क्षमता होती है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर बच्चे को शुरुआत में ही, आरंभ से ही अगर उसकी हम अभिक्षमता को जान जाएं तो उसी के आधार पर उसे प्रशिक्षित करके नए विकास में या उसके कैरियर में लगाया जा सकता है। तो यहाँ अभियोग्यता का मतलब कि व्यक्ति के अंदर की एक विशेष गुण या विशेषता या योग्यता होती है, जिसमें वृद्धि करके, जान करके कि व्यक्ति या बच्चा कहाँ तक अभियोग्य है, उसमें और ज़्यादा विकास करके उसकी कैरियर से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। साथ ही उसकी जो व्यावसायिक सफलता है वो भी अभिक्षमता पर ही डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर ये क्षमता होगी, अभिक्षमता होगी, तो वो उसे डेवलप कर सकता है। व्यावसायिक सफलता में ये ज़रूरी है कि बच्चे की या बालक की उसकी रुचियों को देखा जाए, किस क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि है, किस क्षेत्र में उसकी विशेष योग्यता है। उसके आधार पर जब उसे व्यवसाय दिया जाए तो उस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसे उसके रुचियों के अनुसार, उसकी अभिक्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय न दिया जाए तो वो दिन प्रतिदिन अपने आप को पीछे महसूस करेगा और हीन भावना से भी ग्रसित हो सकता है। तो ये है आपकी अभियोग्यता। क्लियर है? अभियोग्यता का जो मापन है
कहें तो बहुत डिफिकल्ट है, पर मुश्किल कुछ भी नहीं। तो अभियोग्यता के मापन का मूल उद्देश्य जो होता है वो ये है कि व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई अप्रत्यक्ष क्षमता है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, व्यक्ति के अंदर छिपी हुई वह अप्रत्यक्ष क्षमता जिसको पहचाना जा सके, जिसको पहचाना जा सके, वही आपका अभिक्षमता परीक्षण है। यानी अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा किसी बालक की अभिक्षमता का मापन किया जाता है, और इस मापन का मुख्य उद्देश्य, बालक की अभिक्षमता का मापन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि उस बालक के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो अप्रत्यक्ष क्षमता है उसे पहचाना जा सके। जब हम व्यक्ति के अंदर की छिपी अभिक्षमता को पहचान लेंगे तो उसकी क्षमता के अनुसार उचित वातावरण देकर के उस बालक या व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार शिक्षण या प्रशिक्षण, यहाँ ध्यान दीजिएगा मैं दोनों की बात कर रही हूँ, शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण दे करके उसके जीवन को सुधारा जा सकता है, संवारा जा सकता है, ताकि वह अपने जीवन वृत्ति में, अपने जीवन काल में कुछ सोसाइटी से एक्वायर कर सके और अपने कैरियर को वो बना सके। इसके लिए अभिक्षमता परीक्षण या अभिक्षमता का मापन, एप्टीट्यूड टेस्ट मस्ट होता है। ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण जो होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, वो व्यक्ति की विशेष प्रकार की कार्य करने की जो मूलभूत योग्यता होती है उसका मेजरमेंट करता है। अभिक्षमता परीक्षण व्यक्ति में जो विशेष प्रकार के स्पेसिफिक कुछ टाइप्स होंगे, क्योंकि इसी आधार पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसी आधार पे आते हैं आपके कि एक व्यक्ति में कुछ स्पेसिफिक है, दूसरे व्यक्ति में कुछ अलग है, तो सबकी एप्टीट्यूड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। तो उन्हीं के आधार पे वो उनकी अपनी विशेषता होती है। कोई गायन में बहुत अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो कोई कहे तो मैकेनिकल बहुत अच्छा है। तो यहाँ हर व्यक्ति की अपनी योग्यता है। वही योग्यता इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी ला रही है, क्योंकि सबकी रुचियाँ अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग हैं, सबके अंदर योग्यता अलग है, तो वो दो व्यक्तियों में अंतर कर देती है। तो अभिक्षमता परीक्षण जो है वो व्यक्ति की विशेष प्रकार के जो कार्य करने की मूलभूत योग्यता होती है उसका मेजरमेंट करता है। क्लियर है? मूल रूप से जो अभिक्षमता परीक्षण है, जो हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसे दो भाग में बांटा जा सकता है। जो अभिक्षमता परीक्षण है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सामान्य या विभेद अभियोग्यता परीक्षण। दूसरा है इसका एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्पेसिफिक एरिया, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्पेसिफिक एरिया, विशिष्ट क्षेत्रों की अभियोग्यता परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। ठीक, अब हम यहाँ बात करेंगे जो आपके डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें एक ही परीक्षण में, जो जनरल आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उसमें एक ही परीक्षण में अनेक उप परीक्षण होते हैं। यानी टेस्ट आपका होगा, उसके अंदर कई जो हैं उप परीक्षण होते हैं, और प्रत्येक उप परीक्षण किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक जो आपका उप परीक्षण है वह किसी न किसी मात्रा में किसी विशेष योग्यता का मापन करता है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें एक ही परीक्षण होगा। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट एक टेस्ट होगा आपका, उस टेस्ट में
कुछ सब टेस्ट होंगे। जो आपके सब टेस्ट हैं वो किसी न किसी मात्रा में किसी विशेष अभिक्षमता का मापन करते हैं, यानी अलग अलग अभियोगिता का मापन करते हैं। क्लियर है? जो ऐसे टेस्ट होते हैं वो भी आपके लगभग 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। हाँ, 4 भागों में ही डिवाइड किए गए हैं। इसमें आपका पहला है टेस्ट ऑफ विजन एंड हेयरिंग, और नेक्स्ट है मोटर एंड मैनुअल टेस्ट, और नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ मैकेनिकल एबिलिटीज़, और क्लियरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ जो आपके टेस्ट हैं, यहाँ चारों मैं आपको बता दे रही हूँ। 4 टेस्ट ही हैं जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, शायद हो सकता है कुछ अब नए रिसर्च हुए हों। वैसे अभी तक तो इतना ही है, जिसमें कि आपका टेस्ट ऑफ विजन एंड हेयरिंग, मोटर एंड मैनुअल टेस्ट है, टेस्ट ऑफ मैकेनिकल एबिलिटीज़ एंड टेस्ट ऑफ क्लरिकल एप्टीट्यूड। ये 4 टेस्ट जो हैं आपके वो जनरल या डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक टेस्ट में आपकी कई सब टेस्ट आएंगे, टेस्ट के अंदर, परीक्षण के अंदर कई उप परीक्षण आएंगे। ये तो बात हमने की और डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट की। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्पेसिफिक एरिया। तो यहाँ जो ऐसे टेस्ट हैं जो आपके स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड हैं, तो इसके अंतर्गत वैसे टेस्ट को शामिल किया जाता है जो शिक्षा, व्यवसाय के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत वैसे टेस्ट आते हैं जो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, और शिक्षा में भी किसी स्पेसिफिक की बात हुई, स्पेसिफिक एरिया से उसका टेस्ट वो करते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपके संगीत हो गए, कला हो गई, चिकित्सा हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, साइंस हो गया, कानून या लॉ की बात करें, तो इन सब का मेजरमेंट जब करना होता है, स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड जो मेजरमेंट करना होता है, वो हम एप्टीट्यूड टेस्ट के स्पेसिफिक एरिया से करते हैं। इन टेस्ट के जो इन ये ऐसे टेस्ट किए जाते हैं, इनके माध्यम से जो आपके स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, इनके माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती है उसके संबंध में जानकारी ज्ञात की जाती है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपके स्पेसिफिक एरिया से लिए गए हैं, तो स्पेसिफिक एरिया से जो भी टेस्ट होंगे वो व्यक्ति के अंदर की स्पेसिफिक योग्यताओं का मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग होंगी। तो उनकी योग्यताओं का मेजरमेंट करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट में जो भी पर्सन, चाहे संगीत का हो, कला का हो, आपके चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एनीथिंग, तो यहाँ पे जो वो मेजरमेंट हो रहा है उस मेजरमेंट में स्पेसिफिक एरिया है जो कि, तो यहाँ उस व्यक्ति में ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता या कितनी योग्यता है, वह इस टेस्ट पे खरा उतर रहा है, इस टेस्ट में उसकी रुचि है। मैं कहने का मतलब है कि संगीत में उसकी रुचि है या कला में उसकी रुचि है, इंजीनियरिंग में उसकी रुचि है, विज्ञान में, किस स्पेसिफिक एरिया में पर्सन की रुचि है, उसकी योग्यता क्या कह रही है, उसके अंदर क्या वो चीज़ें, व्यक्ति के अंदर क्या वो योग्यता है। अगर हाँ, तो व्यक्ति को उससे संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता से संबंधित व्यावसायिक परीक्षण दिया जाता है तो वह आगे अपनी उसी स्पेसिफिक एरिया में सफल होता है। स्पेशल एबिलिटीज़ में हम एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद चलते हैं ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में। ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग, यहाँ ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में अगर हम बात करें तो किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में पर्सन की क्या इंटरेस्ट है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि SII में आपकी जो व्यावसायिक अभिरुचियाँ हैं, SII में जो व्यक्ति की व्यावसायिक अभिरुचियाँ हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट को क्लासिफाइड किया गया है। और ये क्लासिफिकेशन जो है हॉलैंड 1992 1992 के द्वारा किया गया है। द्वारा किया गया का मतलब यहाँ हॉलैंड ने जो अपना
थ्योरेटिकल मॉडल तैयार किया था हॉलैंड ने, जो अपना एक थ्योरेटिकल मॉडल तैयार किया था उसके आधार पर जो आपके ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट के जो डिवाइडेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको किया गया है। तो यहाँ जो हॉलैंड का, मैं आपको इसको बता दूँ, ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड है। हॉलैंड का हेक्सागोनल मॉडल ऑफ जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स, हॉलैंड्स हेक्सागोनल मॉडल ऑफ जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स, ये इनका थ्योरेटिकल मॉडल है हॉलैंड का। तो ये जो हॉलैंड का थ्योरेटिकल मॉडल है, इस मॉडल के आधार पर, इस मॉडल के यहाँ जो हॉलैंड का हेक्सागोनल मॉडल ऑफ जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स है, इस मॉडल के आधार पर जो ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट है उनका क्लासिफिकेशन 1992 में जो उन्होंने बनाया था ये थ्योरी का मॉडल, उसके आधार पर किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ जो जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स होते हैं, ये हेक्सागोनल मॉडल जो है उसके आधार पे पहचाना जा सकता है, जिसमें रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्रेजिंग, कम्युनिकेशनल के आधार पे किया गया है, जिसमें इसे RIASEC मॉडल भी कहा गया। क्यों ऐसा कहा गया? RIASEC, यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि जो ये पहचान की गई थी जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स की, इस जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स में आपकी जो RIASEC मॉडल है उसमें इतने ही वर्ड्स को यूज किया गया है। यहाँ R फॉर रियलिस्टिक, I फॉर इन्वेस्टिगेटेड, A फॉर आर्टिस्टिक, S फॉर सोशल, E फॉर इंटरप्रेजिंग, C फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ इसी को मॉडल माना गया। ठीक, इसे ही मॉडल माना गया। और प्रत्येक विषय द्वारा न केवल व्यक्ति की एक प्रकार का इसे पता चलता है, प्रत्येक विषय द्वारा केवल ये व्यक्ति की एक प्रकार का इसे पता नहीं चलता, बल्कि एक ऐसे कार्य के वातावरण का भी पता चलता है जिसमें संबद्ध व्यक्ति कार्य करने में राहत महसूस करे। यानी यहाँ पे इस मॉडल से हमको ये पता सिर्फ नहीं चलता कि व्यक्ति को किस प्रकार का कार्य मिले, व्यक्ति किस प्रकार के कार्य से संतुष्ट है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति को कैसा कार्य करने के लिए वातावरण मिलना चाहिए। हम जिस जगह पे, मेरा वर्किंग प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, ये आप सबको पता होगा। तो सबके कार्य करने की क्षमता अलग है, सबकी कार्य करने की योग्यता अलग है, उसी के आधार पे उसकी रुचियां भी होती हैं। व्यक्ति की जो ये रुचियां हैं, ये पता लगाने में हमारा RIASEC जो मॉडल है ये तो सक्षम है, और इसके द्वारा पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है वो किस विषय में अपने आप को योग्य महसूस कर रहा है। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि व्यक्ति अपना वर्किंग प्लेस कैसा चाह रहा है, जो वर्किंग प्लेस है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट जिस प्रकार का होगा या जिस जैसा व्यक्ति चाह रहा है, अगर वैसा इन्वायरमेंट होता है तो उसे कार्य करने में राहत महसूस होती है। क्योंकि वर्किंग प्लेस में जो इन्वायरमेंट है, अगर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, पर्सन वर्क नहीं कर पाएगा या उसका जो परफॉर्मेंस है वो डैमेज होगा या परफॉर्मेंस वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ व्यक्ति को स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से हटाना है, वर्किंग प्लेस को सही रखना है, साथ ही उसे ऐसा बनाना है, ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे वो इंजॉय करे, अपने वर्किंग प्लेस को इंजॉय करे, ताकि परफॉर्मेंस उसका बेस्ट हो। क्लियर है?
हॉलैंड के अनुसार व्यक्ति जो किसी एक श्रेणी में वर्गीकृत ठोस रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि एक या एक से अधिक श्रेणी के प्रति सादृश्यता के आधार पर उन्हें विभूषित किया जा सकता है। यहाँ फिर से मैं बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को किसी एक श्रेणी में वर्गीकृत ठोस रूप से नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक श्रेणी में वर्गीकृत ठोस रूप से नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू हॉलैंड कि व्यक्ति जो है उसे हम किसी एक ही श्रेणी में, एक ही कैटेगरी में उसे हम क्लासिफाइड ठोस रूप से नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन एक से अधिक श्रेणी के प्रति दिखलाए गए सादृश्यता के आधार पर उन्हें विभूषित किया जा सकता है। कारण ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी योग्यता और क्षमता दोनों अलग होगी। व्यक्ति अपनी अभियोग्यता और क्षमता के आधार पर ही किसी क्रिया को करेगा। तो किसी एक श्रेणी में हम उसे कैसे ठोस रूप से डिवाइड कर देंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो किसी एक ही कैटेगरी में उसे कैसे रख दें? क्योंकि अन्य लोगों से उसकी क्षमताएं और योग्यताएं क्या हैं, डिफर हैं। तो हम उन्हें किसी एक श्रेणी में नहीं रख सकते। इसी आधार पर उन्होंने हेक्सागोनल मॉडल है उसको दिया था। इसी आधार पे हम बात करें अगर कैंपबेल इंटरेस्ट एंड स्किल सर्वे CISS की, तो कैंपबेल ने जो आपके इंटरेस्ट एंड स्किल सर्वे जो दिया था 1992 में दिया था, तो उनमें जो CISS था उसमें लगभग 200 आके एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट से मेजर किया जा सकता था। कैंपबेल इंटरेस्ट जो सर्वे स्किल था उनका, उसमें 200 एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल जो इंटरेस्ट था उसका मेजरमेंट किया जा सकता था। इसके साथ ही उसमें 120 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस का भी मेजरमेंट कर सकते थे कैंपबेल इंटरेस्ट एंड स्किल सर्वे से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैंपबेल इंटरेस्ट एंड स्किल सर्वे आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है ये। तो जो ये कैंपबेल का इंटरेस्ट एंड स्किल सर्वे था 1992 में इनके द्वारा दिया गया था, इससे लगभग 200 एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट का मेजरमेंट होता था। इसके साथ ही 120 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो स्किल थी उनका भी मेजरमेंट किया जा सकता था। और इनके जो जो स्किल सर्वे था, इसका जो आधार था वो फिर कहाँ पे चला गया? हॉलैंड से, हॉलैंड के हेक्सागोनल मॉडल से। इनका भी, कैंपबेल का भी जो इन आपका सर्वे किया गया और ये जो उन्होंने स्किल सर्वे दिया जिससे कि आप एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट का मेजरमेंट कर रहे थे, साथ ही स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल की लगभग 120 जो स्किल थी उसका भी मेजरमेंट हो रहा था। ये मेजरमेंट भी जो इनके सर्वे से किया जा रहा था, इनके जो इंटरेस्ट स्किल सर्वे था उससे किया जा रहा था, ये भी आपके हेक्सागोनल मॉडल का ही आधार मान करके बनाया गया था। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कुडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे की, कुडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे की, तो कुडर का जो प्रेफरेंस सर्वे था, कुडर का जो प्रेफरेंस सर्वे था वो दिया गया था आपका 1939 में। ये आपका उसी का जो प्रेफरेंस सर्वे है, मॉली कुडर का प्रेफरेंस सर्वे, उसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। यह इसी का परिवर्तित रूप है। जो आपका कुडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे था वो मौलिक कुडर जो प्रेफरेंस सर्वे था उसका ही एक परिवर्तित रूप था। इसके द्वारा आपके 10 जो हैं इंटरेस्ट एरिया का मेजरमेंट किया जा सकता था। 10 इंटरेस्ट एरिया, इसमें आपके 10 इंटरेस्ट एरिया कौन कौन से थे? आउटडोर, मैकेनिकल, कंपटीशनल, साइंटिफिक, परफेसिव, आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल, सोशल साइंस एंड क्लरिकल। एक बार फिर से जान लीजिएगा, ये आउटडोर, मैकेनिकल,
occupational, space scientific, pervasive, artistic, literary, musical, social science एंड क्लरिकल। यहाँ ये 10 जो इसके इंटरेस्ट एरिया थे, बाह्य, यांत्रिक, परिकल्पनात्मक, वैज्ञानिक, विश्वासोत्पादक, कलात्मक, साहित्यिक, सांगीतिक, सामाजिक विज्ञान और लिपिकीय, इन सबका मेजरमेंट, इन सभी का मेजरमेंट इसके द्वारा, इसके यानी आपकी कूडर परफॉर्मेंस जो सर्वे था उसके द्वारा किया जा सकता था। और ये आधारित किस पे था? कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे पर। क्लियर है? यानी कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे से, इसको शॉर्ट में KOIS भी कहा जाता है, कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे, KOIS। इसी पर आधारित था आपका कूडर प्रेफरेंस सर्वे, KOIS पे ही आधारित था आपका कूडर प्रेफरेंस सर्वे। इसके द्वारा 10 इंटरेस्ट एरिया का मेजरमेंट किया जा सकता था। इससे व्यक्ति की ऑक्यूपेशनल जो सिलेक्शन थे, जो व्यावसायिक जो चयन थे, उसमें आसानी होती थी, क्योंकि इससे व्यक्ति की रुचियों का पता लगाया जाता था। व्यक्ति की रुचि किस स्पेसिफिक एरिया में है, वो बाहर आउटडोर रहना चाह रहा है, मैकेनिकल या साइंटिफिक, म्यूजिकल, एनीथिंग, जिस एरिया में पर्सन का इंटरेस्ट होता था उसी एरिया से संबंधित, उसी एरिया से संबंधित उसे कार्य भी दिया जाता था। और उस कार्य को करने के बाद पर्सन अपने आप को काफ़ी फ्रीली फील करता था और वो अपने वर्किंग प्लेस में खुश रहता था। वर्किंग प्लेस से अगर पर्सन सेटिस्फाइज होता है तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बेस्ट होगा। तो अपने वर्किंग प्लेस से सेटिस्फाइज जब हो जाए, ये जानने के लिए हम उसके इंटरेस्ट का मेजरमेंट ज़रूर करेंगे। किस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में पर्सन का इंटरेस्ट है, उसी ऑक्यूपेशन में उसे देना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार। तो व्यक्ति की जब योग्यता और उसकी रुचि दोनों के अनुसार जब उसे कार्य दिया जाता है तो व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है, वो उसमें अपना निष्पादन उत्तम रूप से कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे की, जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे की, जिसे संशोधित किया गया और उसे फिर 1995 में वापस प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है, वो कैरियर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, साथ ही कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी काउंसलिंग करने में काफ़ी किया गया। मीन्स कि जो जैक्सन का वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे था वो आपका अगर काफ़ी यूज़फुल रहा तो कैरियर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, साथ ही जो कॉलेज के स्टूडेंट थे उनकी काउंसलिंग करने में इसका यूज हुआ। इसमें 289 जो आइटम्स थे, 289 आइटम थे जिसमें कार्य से संबंधित जो क्रियाएं होती थी उनका वर्णन होता था। जो इसमें 289 एकांश थे उसमें कार्य से संबंधित कुछ क्रियाएं होती थी, उन्हीं का वर्णन होता था। इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट करने में लगभग 45 मिनट्स का टाइमिंग लगता था। जो सब्जेक्ट थे उनको 45 मिनट्स दिया जाता था जिससे वो इस एकांश को अच्छी तरीके से पढ़ सकें और बिना किसी दबाव के उस पर अनुज्ञापनी व्यक्त कर सकें। इसके साथ ही इसमें जो 34 मूल अभिरुचि मापनी थी, बेसिक इंटरेस्ट स्किल था, यानी इसमें जो 289 जो एकांश थे, अभी कथन थे, जो आइटम्स थे, ये कार्य से संबंधित क्रियाओं के वर्णन करने के लिए थे। इसको पूरा करने में तो 45 मिनट्स लगता था आपका। इसके साथ ही इसमें 34 कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जो बेसिक इंटरेस्ट स्किल्स रिलेटेड थे, बेसिक इंटरेस्ट स्किल्स रिलेटेड थे। इन पर जो स्कोरिंग होती है
वो भी इसी के आधार पे होती थी। ये 34 जो मेजरमेंट में आपका जो 26 था, वो कार्य की भूमिका जो वर्क रोल स्केल है उससे संबंधित था। इस जो आपकी 34 जो बेसिक इंटरेस्ट स्केल था, उसमें जो 26 था वो पर्सन की जो कार्य की भूमिका थी उससे रिलेटेड था, यानी वर्क रोल स्केल था। वो पर्सन कार्य करने में अपनी क्या भूमिका अदा करता है, पर्सन कार्य को करने में अपनी क्या भूमिका अदा करता है, ये वर्क रोल स्केल था। यानी 34 में से 26 आपके वर्क रोल स्केल हो गए, और उसमें जो 8 और थी वो वर्क स्टाइल स्केल था। 8 जो और थे, 34 में से 26 आपका ऑलरेडी वर्क रोल स्केल हो गया। आपका 8 स्केल और थे, वो आपके वर्क स्टाइल स्केल से रिलेटेड थे। कार्यशैली, यानी 34 जो बेसिक इंटरेस्ट स्केल था उसकी भी स्कोरिंग होती थी, जिसमें 26 वर्क रोल स्केल कार्य भूमिका मापनी, ठीक है, उससे रिलेटेड था। और 8 और जो स्केल थे वो कार्यशैली मापनी वर्क स्टाइल स्केल था। क्लियर है? जो आपकी वर्क रोल स्केल थी कार्य भूमिका मापनी से ये मेजर किया जाता है कि व्यक्ति कार्य पर क्या करता है, यानी वो अपने वर्किंग प्लेस पे क्या कर रहा है। और कार्यशैली मापनी वर्क स्टाइल जो स्केल थी, इससे ये देखा जाता था, ये मेजर किया जाता था कि व्यक्ति किस ढंग से कार्य का वातावरण पसंद करता है, किस ढंग का इन्वायरमेंट उसे पसंद है, जिसमें एक विशेष प्रकार का व्यवहार उम्मीद होती थी कि होगा। ऐसी उम्मीद की जाती थी कि इसमें एक विशेष प्रकार का व्यवहार होना है। यहाँ फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे था, ये आपकी कैरियर एजुकेशन, हायर एजुकेशन और इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनकी काउंसलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया गया। इस पूरे टेस्ट में इस पूरे टेस्ट में 289 जो थे आइटम्स थे, 289 आइटम्स, जिसमें कार्य से संबंधित क्रियाओं का वर्णन होता था। कैसी क्रियाएं किसी कार्य में की जा रही हैं। इस टेस्ट को कंप्लीट होने में लगभग आपका 45 मिनट्स का टाइमिंग जाता था। इसके साथ ही इसके द्वारा जो 34 बेसिक इंटरेस्ट स्केल पर भी इसका मेजरमेंट किया जाता था। 34 आपकी बेसिक इंटरेस्ट स्केल थी, उस पर भी मेजरमेंट होता था, उसकी स्कोरिंग होती थी। इस 34 जो आपके बेसिक इंटरेस्ट स्केल थे उसमें 26 वर्क रोल स्केल था और 8 वर्क स्टाइल स्केल था। बस यही आपको ध्यान देना है कि 34 में से 26 वर्क रोल स्केल और 8 वर्क स्टाइल स्केल, इन दोनों का मेजर होता था। तो यहाँ वर्क रोल स्केल से ये मेजर किया जाता था कि व्यक्ति कार्य पर क्या करता है, अपने वर्किंग प्लेस में पर्सन क्या कर रहा है। और वर्क स्टाइल जो मेजरमेंट किया जाता था स्किल के द्वारा, उस पर ये देखा जाता था, ये मेजरमेंट किया जाता था कि पर्सन किस ढंग का इन्वायरमेंट, वर्किंग प्लेस का इन्वायरमेंट कैसा है, किस प्रकार का वो वर्किंग प्लेस का इन्वायरमेंट पसंद करता है, जिसमें ये उम्मीद किया जाता था कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा वर्किंग प्लेस पे। यहाँ अगर हम बात करें मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री की, MVIA, तो यहाँ पे मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री द्वारा ऐसे व्यक्तियों की अभिरुचियों का मेजरमेंट किया जाता था जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं मिला हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो हायर एजुकेटेड है वहीं व्यवसाय में जाएंगे। वैसे भी पर्सन होते हैं जो हायर एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनको व्यवसाय में जाना ही है, व्यवसाय में किसी न किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं। तो यहाँ जो मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री थी, इससे ये मेजर किया जाता था कि वे पर्सन, उनकी रुचियाँ कैसी हैं जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं मिला हुआ है, उच्च शिक्षा उनको प्राप्त नहीं है, लेकिन जिनके अंदर स्किल है या सेमी स्किल्ड हैं। ऐसे पर्सन हायर एजुकेटेड नहीं है बट वो उनके अंदर स्किल है
या सेमी स्किल है, कुशल हैं या अर्ध कुशल हैं, कुछ भी होंगे ही, तो वो अपने व्यवसाय में कार्यरत हैं। उनके इंटरेस्ट का जो एरिया है, साथ ही ऐसे 21 विशिष्ट जो ऑक्यूपेशनल मेजरमेंट है, इसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है। इसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है किसके द्वारा? मिनेसोटा वोकेशनल इंडस्ट्री इन्वेंटरी से। ठीक है, यहाँ फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ जो मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी है, इसमें ऐसे पर्सन्स का मेजरमेंट किया जाता है जो हायर एजुकेटेड नहीं होते। ठीक, जो हायर एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनके अंदर स्किल या सेमी स्किल ज़रूर होती है, और उनसे रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है वो उसमें लगे हुए होते हैं, चाहे उसमें उनको कला हो या कार्यकुशल हो या अर्ध कार्यकुशल हो, लेकिन वो उससे जो रिलेटेड व्यवसाय है उसमें वो लगे रहते हैं। इनमें लगभग जो 9 जो है वो उनके इंटरेस्ट एरिया हैं, और साथ ही उसमें 21 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल मेजरमेंट, 9 उनकी इंटरेस्ट एरिया हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 21 आपके स्पेसिफिक मेजरमेंट उनसे किया जा रहा है, जैसे ट्रक का ड्राइवर या प्लम्बर पर्सन या बढ़ईगिरी करने वाला, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर है? यहाँ नेक्स्ट मैं कैरियर असेसमेंट इन्वेंटरी वोकेशनल वर्जन की मैं बात करूँ। कैरियर असेसमेंट इन्वेंटरी वोकेशनल वर्जन, CAIVV, कैरियर असेसमेंट इन्वेंटरी वोकेशनल वर्जन। इसमें सबसे पहले 1975 में जोहान्स द्वारा मेज़र करके इसको प्रकाशित किया गया। जोहानसन 1975 और 975 इनके द्वारा ये जो है इसका प्रकाशन हुआ। फिर इसका जो है करेक्शन किया गया, संशोधन किया गया, और 1985 में वापस इसको स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री के आधार पर बनाया गया। क्लियर है? सबसे पहले क्या था वो? कैरियर असेसमेंट इन्वेंट्री वोकेशनल वर्जन, जो 1975 में जोहान्स ने प्रकाशित किया। फिर इसमें करेक्शन किया गया। करेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री के आधार पर इसे फिर से बनाया गया। जो कैरियर असेसमेंट इन्वेंट्री वोकेशनल वर्जन है, इसके द्वारा व्यक्तियों की रुचियों का मेजरमेंट होता है, और वो किस प्रकार की रुचियाँ आपकी होंगी? कैरियर से रिलेटेड होंगी, पर्सन के कैरियर से रिलेटेड होंगी, जिसमें पर्सन जो एक ऐसे क्षेत्र को चुना है जिसमें किसी विशेष प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है नहीं है, ऐसे पर्सन जो ऐसे वर्ग को या ऐसे व्यवसाय को चुने हैं जिनमें उन्हें कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जो आपकी कैरियर है उनका मेजरमेंट करने के लिए कैरियर असेसमेंट इन्वेंटरी वोकेशनल वर्जन को यूज़ किया जाता है। क्लियर है? यहाँ आप ये फिर से जान लीजिए कि जो आपका ये जोहानसन ने जो दिया आपकी कैरियर असेसमेंट इन्वेंटरी, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की कैरियर से रिलेटेड, यानी उसने अपने कैरियर में किस स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट किया है, उसने अपने कैरियर में किस स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट किया है जिसमें किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ कि पर्सन कैरियर को सेलेक्ट किया है, स्पेसिफिक कैरियर को सेलेक्ट किया है उसने, और उस कैरियर में ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, उनका जब मेजरमेंट करना होगा तब हम कैरियर असेसमेंट इन्वेंटरी वोकेशनल वर्जन को यूज़ करेंगे। ठीक है? इस इन्वेंटरी में 305 आइटम्स हैं, 305 एकांश हैं। ठीक है? जिन्हें कंटेंट एरिया के एक समूह में रखा जाता है। ठीक, कंटेंट एरिया मतलब विषय क्षेत्र,
जिसमें क्रियाएं, इट मीन्स एक्टिविटी, स्कूल सब्जेक्ट, ऑक्यूपेशंस, ये सीक्वेंस में है आपकी। ठीक है, क्या क्या होंगे इसमें? एक्टिविटीज, स्कूल सब्जेक्ट्स एंड ऑक्यूपेशन। आपके 305 जो आइटम्स हैं ये 3 ही कंटेंट एरिया से रिलेटेड होंगे। ठीक, यह 5 बिंदु मापनी है। यहाँ पे जो भी एकांश है वो 5 बिंदु मापनी है। तो इसमें के प्रत्येक एकांश में, कहने का मेरा मतलब है 5 बिंदु मापनी मतलब इसके प्रत्येक एकांश में, प्रत्येक आइटम में 5 उत्तर अनुक्रिया है। ठीक है, 5 उत्तर अनुक्रिया यानी 5 बिंदु मापनी है। तो 5 जो उत्तर अनुक्रिया है, व्यक्ति को जो सही लगता है, व्यक्ति को जो सही लगता है एक आइटम को पढ़ने के बाद, जो प्रश्नावली को पढ़ने के बाद, प्रश्न को पढ़ने के बाद जो उसे सही लगता है उस पर वो अपनी अनुक्रिया व्यक्त कर देता है। ये जो एकांश के 5 उत्तर अनुक्रिया हैं, जो बहुत अधिक पसंद, लाइक वेरी मच, या बहुत अधिक नापसंद तक के परास में ही होता है। उसका डायमेंशन जो होता है बहुत अधिक पसंद या बहुत अधिक नापसंद, इन्हीं की में वो 5 पार्ट में डिवाइड होगा और उसका डायमेंशन यही होगा। इसमें जो आपके एडोलसेंस पर्सन होते हैं उनके लिए, और ऐसे बच्चे जो ऑक्यूपेशन आपके सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वैसे पर्सन, उन दोनों का मेजरमेंट कैरियर असेसमेंट इन्वेंटरी वोकेशनल वर्जन से किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यहाँ बस आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका ये 305 आइटम्स हैं, इनके जो कंटेंट एरिया है वो 3 ही से लिए गए हैं, एक्टिविटीज़, स्कूल सब्जेक्ट और ऑक्यूपेशनल। इसीलिए स्कूल सब्जेक्ट और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो पर्सन होंगे उन पर इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक एकांश पे किस प्रकार की अनुक्रिया व्यक्ति व्यक्त कर रहा है। इसका जो डायमेंशन है, आपके जो पोज हैं, वो या तो लाइक वेरी मच या डिसलाइक वेरी मच, इन्हीं के बीच में उसकी 5 बिंदु चूंकि मापनी है तो 5 ऐसे, एक ही क्वेश्चन के 5 आंसर होंगे। व्यक्ति को जो सही लगता है वो उस पर टिक करता है। उसके एनालिसिस करके देखा जा सकता है कि पर्सन की इंटरेस्ट जो है किस एरिया में है, उसकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर उसे वो क्रियाएं करने के लिए या वो ऑक्यूपेशन उसके अनुसार दे दिया जाता है, जिसमें कि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई दे। क्लियर है?